हेलो स्टूडेंट्स। हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मंडल कमीशन को स्टार्ट कर दिया था और हमने पढ़ा था कि मंडल कमीशन को 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो मंडल कमीशन थी वो क्या थी? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी। ठीक है। और मंडल कमीशन के चेयरमैन के रूप में बीपी मंडल को अपॉइंट किया जाता है, जो कि क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी पार्लियामेंट के एक सदस्य थे। जो बीपी मंडल थे उनको क्या है, इस कमेटी का, इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। इसीलिए बीपी मंडल के नाम पर ही जो ये कमीशन है इसका नाम क्या पड़ गया? मंडल कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये वैसे क्या थी? जो मंडल कमीशन थी ये थी सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी। ठीक है, ये क्या थी? सेकंड नंबर की बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी आई थी और उसको अपॉइंट किया गया था 1953 में। ठीक है, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी उसको अपॉइंट किया गया था 1953 में। और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे काका कालेलकर। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन होती है, ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को 1955 में सबमिट करती है। और जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी उसके चेयरमैन कौन थे? काका कालेलकर थे। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। और स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये मंडल कमीशन को क्यों बनाया गया था, क्यों अपॉइंट किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारे क्या है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन जो भी ऐसे क्या हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं, उनकी कंडीशंस को क्या इस कमेटी के द्वारा स्टडी किया जाएगा। ये कहा गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये कमीशन इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये क्या करे, जो इंडिया में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी जो भी सोशल कंडीशंस हैं, ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी हार्डशिप्स हैं, उन सब की क्या की जाए? स्टडी की जाए, उन सब का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और साथ ही मंडल कमीशन को ये भी कहा गया कि आपको क्या करना है? पहले स्टडी करना है इंडिया में जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनकी जीवन शैली के बारे में और उनकी हार्डशिप्स के बारे में। और साथ ही आपको क्या बताने हैं? ऐसे मेजर्स बताने हैं कि जिससे क्या किया जा सकता है, इन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उसको क्या किया जा सकता है? इम्प्रूव किया जा सकता है और उनके लिए बेटर लाइफ कंडीशंस प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। ठीक है, इनसे कहा गया कि आपको ही ऐसे सुझाव देने हैं, आपको ही ऐसे मापदंड तैयार करने हैं कि जिससे इन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी को भी क्या किया जाए? डेवलप किया जाए। ठीक है, ताकि इनका भी स्टेट में रिप्रेजेंटेशन हो, ये भी डेवलप बने सभी डेवलप्ड लोगों की तरह, ये कहा गया। तो इसीलिए आया था मंडल कमीशन। लेकिन उससे पहले ही इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या लाया गया था? फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को भी लाया गया था। इसके बाद हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें जो ये कमेटी थी, जो मंडल कमीशन था, इसने क्या किया था? इसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया कि क्या है, उस टाइम पे क्या था कि ओबीसी को 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं स्टेट्स की, 27% सीट्स में क्या दिया जाए? उनको रिजर्वेशन दिया जाए। और जो 7% हैं वो क्या, उनके लिए क्या था? एसटी को 7% कोटा दिया जाता था। और वहाँ पे क्या था? एससी के लिए प्रोविज़न था कि उनको एससी कैटेगरी के लोगों को 15% का जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। ऐसा मंडल कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस उस टाइम पे प्रोवाइड कराई थी।
जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, कब कब रिपोर्ट सबमिट की थी उन्होंने? मंडल कमीशन के द्वारा 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और उन्होंने क्या किया कि इंडिया में लगभग कितनी 3743 कास्ट को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। किस रूप में? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया। और उन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो पॉपुलेशन है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड सोसाइटी ऑफ सिटीजन्स की, ये क्या है, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 52% है। मीन्स क्या है, मोर देन हाफ परसेंट जो है पॉपुलेशन का, वो क्या है, वो सोशली एंड एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। फिर इसमें बताया गया मंडल कमीशन के द्वारा कि इसमें जो ये 52% है, इसमें हमने एससी और एसटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ऐड नहीं किया है। ठीक है, ये क्या है, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 52% जो है, ये क्या है, ये क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, फिर बताया गया, फिर जो ये मंडल कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी कि क्या किया जाए, कि जो ये बैकवर्ड सेक्शन है, उसको क्या किया जाए, 27% गवर्नमेंट जॉब्स में सीट दी जाए। ठीक है, ये कहा गया, ये रिकमेंडेशन दी गई मंडल कमीशन के द्वारा। लेकिन क्या होता है, 1963 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें ये बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या होगा, कि अगर आप कोई भी स्टेट में रिजर्वेशन करते हैं, टोटल जितना भी आप कास्ट के बेसिस पर जितना भी जॉब से रिलेटेड जो भी रिजर्वेशन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, 50% की लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो आप कास्ट बेसिस पर जॉब में रिजर्वेशन के लिए जितना भी वो रिजर्वेशन करेंगे, वो कितना होना चाहिए, वो लेस देन 50% या 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक साल में, और उसके लिए बताया गया कि एक साल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि मंडल कमीशन ने बताया कि क्या है, कि एससी के लिए तो 15% सीट्स रिजर्व्स हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% सीट्स रिजर्व थी उस टाइम पे। और एसटी के लिए कितनी थी, 7%, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7% सीट्स रिजर्व थी। और तो टोटल कितनी हो गई इन दोनों को मिला के, 22% सीट्स रिजर्व्ड हो गई। तो इस पर मंडल कमीशन अपनी रिकमेंडेशन कहती है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, ओबीसी को भी क्या देंगे, 27% ऑफ रिजर्वेशन दे देंगे। अब आप टोटल तीनों को ऐड करेंगे, जिसमें कि एससी का 15% रिजर्वेशन, एसटी को जॉब में 7% रिजर्वेशन, और ओबीसी का जो है 27% का रिजर्वेशन है। तो अगर इन तीनों का सम करेंगे, तो जो टोटल रिजर्वेशन आएगा, वो कितना आता है, 49% आता है। ठीक है, और साथ ही अब देखिए मंडल कमीशन ने ऐसी रिकमेंडेशन दी कि जो क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1963 में जो अभी हमने जजमेंट के बारे में बात की, कि वो टोटल जो रिजर्वेशन है वो 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो मंडल कमीशन में टोटल 27% का जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए करने की बात की गई है, उसको भी ऐड करके 49% हो रहा है, जो कि 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, इनकी रिकमेंडेशंस उसको फॉलो कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब कंप्लीट कर लिया था। मैं एक बार रिवीजन हो जाए इस पर्पज़ से आपको दोबारा बता दे रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 और 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है। ठीक है, उस टाइम पे फिर वीपी सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो वो भी इस चीज़ को कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या करेंगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसके सिटीजन्स को, ओबीसी के सिटीजन्स को, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का क्या करेंगे, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर क्या है कि काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे उनके इस डिसीजन के अगेंस्ट इंडिया में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर नई गवर्नमेंट आती है 1991 में, जो कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं एक बार पूरा मंडल कमीशन का ओवरव्यू। ठीक है,
इसमें क्या था कि जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है, दो नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस करती है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट कहती है, तो हम कहती है कि हम क्या करेंगे, जो ये हम ऐसा करेंगे कि जो ये ओबीसी में क्या है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है, ये 27% हम ओबीसी को तो देंगे, लेकिन ये कहा गया कि इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे किसको, पुअरर सेक्शंस ऑफ ओबीसी को। ठीक है, जो ओबीसी में जो सबसे पुअर सेक्शन है उसको क्या दिया जाएगा, 27% कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी उसमें रिजर्वेशन को देने के लिए वो उसको भी उसमें ले आए, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं ओबीसी के अंदर ही उनको भी क्या दिए जाए, उनको पहले आगे बढ़ाया जा सके, उनको अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड कराई जा सकें। इसीलिए है, क्योंकि ये क्या है, ये सब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 क्या है, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये सब प्रोविज़न किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि सबको क्या मिले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। उसके लिए और उसके बाद अपनी सेकंड रिकमेंडेशन रखते हैं कि जो हायर कास्ट के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, जिनको कि ऐसे लोग जिनको कि एससी एसटी ओबीसी किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन स्कीम का जिनको एडवांटेज अभी तक नहीं मिल पाया है, उन लोगों के लिए क्या कहा गया, और वो क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उनको कहा गया कि 10% जॉब्स में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए क्या कहा गया कि उनको 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये रिकमेंडेशंस किसकी थी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की 1991 में दी गई थी। ये इसके बाद हमने इसमें ये पढ़ा था स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है कि मंडल केस जो आता है, ठीक है, मंडल केस एक बहुत फेमस केस है, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसे क्या कहते हैं, मंडल केस का दूसरा नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आर्टिकल 16 का जो मैंने क्लॉज 4 पढ़ाया था, मैंने आपको पूरा आर्टिकल 16 रिवाइज करा दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इस मंडल केस में, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के सारे जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको क्या करती है, थॉरोली उनकी स्टडी करती है, उनको पूरा एग्जामिन करती है, उसके पूरे स्कोप को क्या करती है, एक बार फिर से पूरा चेक करती है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 क्या बताता है, वो स्टेट्स के लिए बताता है कि स्टेट क्या कर सकता है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके फेवर में जॉब्स में उनके लिए रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ये कहा जाता है आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 के क्लॉज नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये अपने उस मंडल केस 1992 में, जिसे कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 भी कहा जाता है, उसमें क्या करती है, अपने डिफरेंट डिसीजंस को देती है। तो उन्हीं डिसीजंस को हमने पढ़ा था, जिसमें से कि जब ये नरसिम्हा राव अपना 1991 में इन्होंने जो क्या था वो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो उन्होंने क्या दिया था, कि जो पुअरर सेक्शन है हायर कास्ट के, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उनको क्या दिया जाए, जॉब में 10% का रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मंडल केस 1992 में जजमेंट देकर उसको क्या कर दिया, उसको उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको क्या होगा, उसको 10% का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो नरसिम्हा राव ने अपनी जो दूसरी रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो पुअरर सेक्शन है ओबीसी में, उनको जॉब में गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का कोटा प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चीज़ को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मान्य कर दिया, उस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने उसका अनुमोदन किया और कहा कि ऐसा किया जाएगा। इस चीज़ को क्या कर दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी कि हाँ ऐसा किया जा सकता है कि ओबीसी को क्या दिया जाएगा, आपसे जॉब्स में 27% जो
जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेट की प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, कुछ कंडीशंस बताई। कहा कि ऐसा क्या है, कुछ कंडीशंस पर ही किया जा सकता है। जैसे उनने पहली कंडीशन ये बताई कि अगर आप ओबीसी को दे तो रहे हैं, लेकिन उसमें से आप क्या करेंगे, जो एडवांस्ड सेक्शन है ओबीसी का, जिसे कि क्रीमी लेयर कहते हैं, उसको आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, उनको आप क्या है, ये 27% ऑफ रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ये कहा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या होगा, प्रमोशन में, ठीक है, प्रमोशन में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा बैकवर्ड सेक्शंस को। ठीक है, ये कहा गया कि जो अदर बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको प्रमोशन में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा, सिर्फ उस टाइम पर ही क्या होगा, जब क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा, जब इनिशियली रिक्रूट किया जाएगा उस टाइम पे ही जो अदर बैकवर्ड सेक्शन है उसको क्या दे दिया जाएगा, रिजर्वेशन का एडवांटेज दे दिया जाएगा। और ये कहा गया कि अगर अभी क्या है, जो भी लोग अभी प्रमोशन में जिन लोगों को रिजर्वेशन पहले से मिल रहा है, तो वो क्या होगा, फर्दर 5 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद क्या है, ये जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है उसको क्या है, हटा दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था अपनी रूलिंग्स में, अपने जजमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि अगर आप जो टोटल रिजर्व कोटा है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर आप किसी भी बेसिस पर बनाए, जॉब के लिए जो टोटल रिजर्व कोटा है वो क्या होना चाहिए, 50% की लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि ये बताया कि जो है टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा सीटों को आप गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व नहीं कर सकते हैं। और कहा कि ऐसा सिर्फ क्या कब किया जाएगा, जब कोई भी क्या हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हो। हाँ, तब क्या है, जब कोई बहुत ही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है, तब ऐसा किया जा सकता है। अन्यथा क्या रहेगा, हमेशा जो है ये 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। और ये कहा गया कि जो ये रूल है 50% का, ये क्या होगा, प्रत्येक ईयर यानी एवरी ईयर अप्लाई होगा। ठीक है, यानी एक साल में क्या होना चाहिए, जितनी भी एक साल के अंदर अंदर ये काउंट होगा कि एक साल में कितनी भी सीटें क्या है जो रिजर्व हैं, वो क्या है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन जॉब्स में प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में ये कहा कि क्या किया जाना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड रूल को लाना चाहिए, कि जो कि क्या है, जिनसे क्या होगा, जिनके थ्रू जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड रूल होगा। लेकिन क्या कहा गया कि ये जो 50% का जो रूल है उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड रूल को पूरा समझा दिया था, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई भी मीन्स कि जैसे आपने क्या है, आपकी एक जगह कितनी है, आपने कोई 15 पोस्ट है, उनको क्या किया है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखा है। लेकिन क्या है, उसमें से आपके 8 कैंडिडेट्स का तो 8 कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एससी कैटेगरी के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, वो तो अपना रिजर्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो 7 हैं वो क्या है, बच जाते हैं, और 7 सीट्स क्या रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं उस कोटे में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, उसको क्या किया जा सकता है, पहले ये प्रोविज़न था कि नेक्स्ट ईयर में आपकी जो भी कोई पॉलिसी आएगी रिजर्वेशन से रिलेटेड, उसमें आप उसको इंक्लूड कर देंगे। लेकिन वो लिमिट क्या है, 50% को क्या नहीं करनी चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ 50% को क्या है, मतलब फिर देखिए जैसे नेक्स्ट ईयर क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कहीं पे क्या है 100 पोस्ट निकली है, जिसमें से भी कहा गया है कि 50 पोस्ट में क्या है, 50 पोस्ट को जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, और 50 पोस्ट को किसके लिए रखा गया है, अदर कैटेगरीज के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मान लीजिए एससी कैटेगरी के लिए 50% को रिजर्व कर दिया गया है, और उधर कितनी सीट्स बची हैं, 7 सीट्स पिछले साल की पहले से ही बची हुई हैं, जो कि अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं या बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको, वैसे तो आप क्या कर सकते थे कि उन 7 को इन 50 में जोड़ देते तो टोटल 57 हो जाता, लेकिन ये क्या कर रहा
है आपके जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल दिया है 50% ऑफ टोटल एक साल में जो है, ये उस रूल को क्या कर दे रहा है, वॉयलेट कर दे रहा है, क्योंकि क्या है 50% का रूल है, जबकि वो क्या हो जा रहा है 100 का हो जा रहा है 57, यानी वो 57% हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या है उसको उस प्रोविज़न में नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जा सकता है, ये बताया गया था उसको। फिर नेक्स्ट बार जब वैकेंसीज आएंगी, हाँ अगर क्या होता कि कहीं पर 40 वैकेंसीज होती तो उसमें से क्या करते आप इस ईयर की जो वो उसमें 7 वैकेंसीज है उसको आप उसमें ऐड कर देंगे और 47 कर देंगे। और ये क्या कर रहा है 47 जो है ये 50% के प्रोविज़न को वॉयलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लेस देन 50% है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड रूल बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये 50% के रूल को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, अपने कोई भी रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजंस करने में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस चीज़ को अपने जजमेंट में देती है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है, जो ओबीसी है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जो कि क्या करेगी, जिसको ये काम दिया गया कि वो इस चीज़ को देखेगी कि कौन से लोग या कौन सी कास्ट ऐसी हैं जिनको कि अदर बैकवर्ड सोसाइटी जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें क्या है इंक्लूड किया जा सकता है।